नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी चिन्ह लेकर। ये कहानी मैंने 23 दिसंबर 2009 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी चिन्ह। 55 पूरे होने को आए। भगवान झूठ ना बोलाए, आज भी मैं उतना ही डरता हूँ जितना बचपन में डरता था। भूत प्रेतों का प्रसंग चल पड़े अथवा ऐसे विषयों पर चर्चा से अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन में तो दुबक कर मां से चिपक जाता था। उस गोद में कैसा स्वर्गिक सुख था। मां के समीप आते ही सारे भय छूमंतर हो जाते थे। ओह, उसके सीने से लगकर कितना निर्भीक, निशंक एवं निश्चिंत हो जाता था। अब बीवी के करीब जाता हूं तो बूढ़ी बगेरिन की तरह आंखें लाल कर कहती है, कुछ शर्म करो, बच्चे जवान हो गए हैं। यह भी कोई तर्क हुआ? बच्चे जवान हो गए तो क्या बीवी के करीब नहीं आ सकते? हर बार ये शंका क्यों कि मेरे मन में खोट है? क्या मेरा पिछला रिकॉर्ड खराब है? माना कि जवानी में हमारी विश्वसनीयता संदिग्ध थी, लेकिन अब तो बुढ़ापे की दहलीज पर आ गए। अब तो साफ सुथरा रिकॉर्ड बने। आदमी मन की बात करने भी तो करीब आ सकता है। लेकिन इन औरतों को कौन समझाए? अधिक कहो तो ताने सुनो। अब मन नहीं, मन के फेरो। मुझे नहीं मालूम मैं इतना क्यों डरता हूं। मनुष्य अपनी प्रकृति समझ ले तो शायद सुधर भी जाए, लेकिन मैं तो सब कुछ समझते हुए भी रस ले लेकर न सिर्फ डरावने सीरियल्स देखता हूं, भूत प्रेतों की कहानियां भी आंखें गड़ा कर पढ़ता हूं। इन्हें पढ़ने में मुझे असीम आनंद मिलता है। ये भी कोई स्वभाव हुआ, करूं भी और डरूं भी। इतना ही नहीं, मुझे यहां तक याद रहता है कि कब कब किस समय पर एवं किस चैनल पर डरावने सीरियल्स आते हैं। कल रात ऐसा ही एक सीरियल देख रहा था तो बीवी ने सर पीट लिया। कुड़कर बोली, फिर वही सीरियल्स? रात फिर परेशान करोगे। देखो मेरी भला से, पर जिगर भी तो रखो। कर्म शेर के एवं दिल चूहे का। अब चिंचियाना नहीं। तू अपना काम कर, मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगा। अनाप शनाप बकी जा रही है, बोलने का होश है कि नहीं? सीरियल देखने से डिस्टर्ब मैं बिफर पड़ा। ठीक है, फिर मैं आज अलग कमरे में सोऊंगी, देखती हूं कैसे शेर हो। उसने सीधा लोहार का हथौड़ा मारा। अब मुझे नानी याद आई। मैंने तुरंत पैंतरा बदला। यार, तुम भी तो तिल का ताड़ बना देती हो। तुम्हारे होते हुए अलग क्यों सोऊं? मैं रंडवा हूं क्या? इस बार उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर चली गई। उसकी अबूझ मुस्कुराहट कितनी रहस्यमय थी। क्या वो मेरे मन में बैठे बीज भय को ताड़ गई, अथवा आज उसके अलग इरादे थे? मैं कई देर तक सोचता रहा। इस गूढ़ रहस्य को समझने में खोपड़ी गर्मा गई। अनुत्तरित प्रश्नों की कश्मकश जानलेवा होती है। हे ब्रह्मा, औरतों की बुद्धि घटते समय क्या तूने अलग तरह का चूना गारा प्रयुक्त किया था? ये बूढ़े ब्रह्मा जी भी कमाल के हैं। दोनों आंखें मूंदे जाने क्या क्या रचते रहते हैं। इस भय का अनुसंधान करूं तो मुझे इसकी जड़ें बचपन में ही नजर आती हैं। मनुष्य के सारे भय बचपन में ही जन्मते हैं। बुढ़ापे तक तो वह उन्हें बलात् ढोता है। मुझे याद है, मैं जब 5वीं जमात में था तो मेरे 2 सहपाठी थे। एक तौफीक, जो जात का मुसलमान, एवं दूसरा पूरण शंकर दुबे, जो ठेठ का पंडित था। पूरण सर पर गांठ मारकर चोटी रखता था, अच्छा गोल मटोल एवं चटोरा था। तौफीक दुबला, लंबा एवं एक नंबर का शैतान था।
टीचर पढ़ाते तब उसकी आंखें टीचर पर एवं मन पूरन की चोटी में विचरण करता था। उसे हर समय शैतानियां सूझती। एक बार तो उसने चलती क्लास में पूरन की शिखा खींच ली। तब पंडित जोर से चिल्लाया। उस समय संस्कृत की क्लास चल रही थी। संस्कृत के टीचर अनन्य शिखा भक्त थे, स्वयं भी शिखा रखते थे। अपने धर्म प्रतीक का यूं अपमान होते देख उन्होंने तौफीक को आड़े हाथों लिया। ऐसी धुनाई की कि दिन में तारे नजर आ गए। इतना सब होते हुए भी हम तीनों में जाने क्या आकर्षण था। हम अक्सर साथ रहते, साथ खेलते एवं साथ ही लंच करते। तौफीक मुझे बचपन में भूत प्रेतों की कहानियां सुनाता था। ऐसी अनेक कहानियां उसे याद थी एवं वह नमक मिर्च लगाकर इन्हें चटपटी बनाता। हमारे जैसे भक्तिहानी श्रोता उसे कहाँ मिलते। उसका भूत प्रेत ज्ञान इतना सघन एवं विलक्षण था कि मैं और पूरण दांतों तले अंगुली दबा लेते। एक बार तो उसने हद कर दी। मैंने जब कहा कि पापा कहते हैं भूत प्रेत आदि कुछ नहीं होते, तो वह पेट पकड़कर हंसने लगा। थमा तो उसकी आंखों में अजीब रहस्य था। मुझे देखकर बोला, तेरे पापा ने भूत प्रेत देखे हों तो बताएं। मैंने तो खुद आंखों से देखा है। मैंने ही नहीं, मेरे मम्मी पापा ने भी उनको देखा है। इतना कहकर उसने गले पर चुटकी रखी, हम दोनों की ओर देखा और बोला, कसम से मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इतना सुनते ही मेरा कौतूहल शिखर पर जा बैठा। मैंने उससे पूछा, अच्छा बता, भूत क्या होता है, कैसा होता है? पूछते पूछते मेरी आंखें उत्कंठा से लबालब हो गई। भूत बिना शरीर का होता है। बिना शरीर यानी सिर्फ कंकाल। लेकिन ये कंकाल हर किसी को नहीं दिखता है, तौफीक ने उत्तर दिया। फिर किसे दिखता है? मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। भूत मंत्र मारने से दिखता है। मेरे पापा को मंत्र आता है। एक बार वे मंत्र मार रहे थे तो मैंने चुपके से देख लिया। कहते कहते उसने हमारी ओर ऐसे देखा जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति नादान बच्चों की ओर देखता है। मैंने डर के मारे पास खड़े पूरण का हाथ थाम लिया। पूरण भी तौफीक को तल्लीनता से सुना रहा था। पूरण भी तौफीक को तल्लीनता से सुन रहा था, पर उसका ज्ञान बगाड़ना उससे सहन नहीं हुआ। पंडितों से अन्यों का पांडित्य कब सहन हुआ है? तौफीक की बात पकड़कर बोला, भूतों के बारे में तो हर कोई जानता है। क्या तू जानता है प्रेत क्या होते हैं, पिशाच क्या होते हैं, डाकण और चुड़ैलें देखी है कभी? कहते कहते उसने दोनों हाथ कमर पर ऐसे रखे मानो तौफीक को समझा रहा हो, करेगा पंडितों से मुकाबला? अल्पज्ञ मियां शीहत हो गया। अब पूर्ण शेख ही बगाड़ने लगा। प्रेत मरने के बाद भटकती हुई आत्माएं होती हैं, वे किसी का बुरा नहीं करती। पिशाच भटकती हुई वे आत्माएं हैं जो लोगों को परेशान करती है। फिर चुड़ैलें क्या होती है? मेरी जिज्ञासा थम नहीं रही थी। चुड़ैलें रात को आकर छोटे बच्चों का खून पीती है। पूरन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया। मेरा खून निचड़ गया। मैंने प्रश्न किया, कितने वर्ष तक के बच्चों का? 10 वर्ष तक के। पूरन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसे उत्तर दिया जैसे वह इन शास्त्रों का महाज्ञाता हो। अगले साल मैं 11 का हो जाऊंगा, मैं डरते डरते बोला। मुझे डरते देख पंडित का मोद आंखों में उतर आया। तौफीक एवं पूरन की बातों से मैं कई दिनों तक डरा डरा रहा। रात अम्मा के चिपक कर सोता। इन दिनों मेरी टिफिन में रखी सारी मिठाई पूरण एवं तौफीक चट कर जाते, मैं उफ न करता। कुछ दिन बीतने के पश्चात एक दोपहर फिर तौफीक ने अपना भूत ज्ञान झाड़ा। पंडित के पिछले पैंतरे उसके दिल में कांटे की तरह खटक रहे थे। वह फिराक में था। इस बार उसकी तैयारी एवं तथ्य दोनों जानदार थे। हम दोनों की ओर देखकर बोला, अच्छा बताओ,
जॉटिंग क्या होता है? मैं क्या बताता। मैं पूरन की ओर तकने लगा। यकायक आए इस अकल्पनीय प्रश्न का पूरन के पास भी कहाँ जवाब था। आज वह भी अल्पज्ञ सिद्ध हुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तौफीक के करीब आकर बोला, यार, जॉटिंग के बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। दो अल्पज्ञों के मध्य तौफीक का ज्ञान गर्व उसकी पुतलियों में उतर आया। उत्तर देने के पूर्व वह खड़ा हुआ, अपनी निक्कर झाड़ी, एक ताली बजाई, फिर बोला, जॉटिंग के बारे में कुछ भी बोलते अथवा सुनते समय निक्कर झाड़कर ताली बजा लेनी चाहिए। मैं और पूरन तुरंत खड़े हुए। दोनों ने अपनी अपनी निक्कर झाड़ी, फिर ताली बजाकर बैठ गए। आज मियाँ का दिन था। पहुंचे हुए फकीर की तरह उसने कहना प्रारंभ किया, जॉटिंग ठिगना एवं गहरे काले रंग का होता है। वह हरदम हंसता रहता है और हंसते हंसते ही लोगों की रूह कैद कर लेता है। बस उसकी एक ही पहचान होती है। क्या? भय के मारे मैं सुन्न हो गया। घुटनों के नीचे उसके पांव उल्टे होते हैं, एड़ियां सामने की बजाय पीछे की ओर होती है। यह लोमहर्षक वर्णन सुनकर मैं भीतर तक कांप गया। तौफीक ने कहना जारी रखा, उससे छूटने का एक ही उपाय है। वह क्या? मैंने तो कौतुक से पूछा। मैं मंत्र बताता हूं। फटफट जॉटिंग, खटखट जॉटिंग, खुदा की आन, भाग यहां से, नहीं तो मारू जूता। तौफीक ने एक बार ही यह मंत्र बोला था, पर मेरी एकाग्रता इतनी गहन थी कि मुझे एक बार में ही मंत्र याद हो गया। पास बैठा पूरण आज तौफीक के हावी होने से दुखी था। उड़ते उड़ते उसने भी पैंतरा ढाल ही दिया। हम क्यों बोले तुम्हारी खुदा की आन? क्या हमारे यहां मंत्र नहीं है? क्या और भी कोई मंत्र है? मैंने पूरन से पूछा। राम जी की दुहाई, ओम झटिंग फुट, पंडित आया लाठी लेकर भाग, नहीं तो देगा कूट। तौफीक देखता रह गया। मैंने बिना किसी विवाद के दोनों मंत्र याद कर लिए। कई दिनों तक मुझे रात में वैसा ही झटिंग दिखता रहा। डर के मारे मैं दोनों मंत्र पढ़ लेता, भला ठले इससे नहीं तो उससे। बचपन और 55 के बीच 45 वर्ष कब हवा हुए पता ही नहीं चला। अभी कुछ रोज पहले चाचा का निधन हुआ तो चाची ने मुझे दाह संस्कार के तीसरे दिन शमशान से उनके फूल चुनकर लाने को कहा। अकेले शमशान जाने के नाम से मैं कांप गया, विशेषतः तब जबकि फूल शाम को ही चुनने होते हैं। सुबह तो डोम दाह संस्कार में व्यस्त होते हैं। मन में तो आया चाची को साफ मना कर दूं, पर उनके कौन सा पूत था जो उसे भेजती। बेचारी निसंतान थी। अन्य कोई तैयार नहीं हुआ, मुझे झक मारकर जाना पड़ा। मैं शमशान पहुंचा तब डोम उकड़ू बैठा एक चिता पर रोटी सेक रहा था। चिता सुबह जल चुकी थी, पर अंगारों में अब भी ताप था। उसके पास ही मेरे चाचा की दूरोज पूर्व चिता जली थी। वह चिता ठंडी थी, क्योंकि नियमानुसार दाह संस्कार के तीसरे दिन तक, अर्थात फूल चुन लेने तक, उस पर अन्य मुर्दा नहीं जलाया जाता। मैं आश्चर्यचकित रह गया। डॉम की बीवी, एक जवान बच्ची एवं एक अपंग लड़का भी वहीं बैठा था। मैंने विस्मय से पूछा, आप चिता पर रोटी सेक लेते हैं, आपको भय नहीं लगता? कैसा भय? यहां रहते हुए सारे भय भस्म हुए। अपनी खिचड़ी ढाडी पर हाथ फेरते हुए डोम बोले। कहते कहते उसके कानों में पहने लकड़ी के कुंडल हिलने लगे थे। मेरा मतलब, चिता जैसी अपवित्र चीज पर खाना पकाते हुए आपको बुरा नहीं लगता? मैंने बात बढ़ाई। अरे मनुष्य की हड्डियां भी तो लकड़ी का ही रूप है। मांस मज्जा तो सुबह कब के जल चुके। हमारा भोजन पक गया तो उसे ही पुण्य चढ़ेगा।
बेचारा स्वर्ग जाएगा। जिंदा मनुष्य तो अच्छे कार्य करते नहीं, उसके मुर्दे से ही पुण्य हो जाए तो क्या बुरा है। कहते कहते डोम अपने चिमटे से अंगारे उलटने पुलटने लगे। उनके विचार सुनकर मैं दंग रह गया। जीवित जगत के दार्शनिक चाहे जितना दर्शन झाड़े, पर अंतिम एवं असल दर्शन तो इन जोगियों के पास ही होता है। मैं उनके पास ही बैठ गया। हम कई देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। अब दिन ढलने लगा था। यहाँ वहाँ बोलते कौवों की कांव कांव को छोड़कर सर्वत्र शांति थी। बातों ही बातों में मैंने उसके परिवार वालों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहले वे भी शहर में रहते थे। वह एवं उसकी बीबी शहर के एक रईस उद्योगपति के यहाँ कार्य करते थे। एक रात उद्योगपति के घर चोरी हुई। चोर सारा जेवर एवं रोकड़ चुरा कर ले गए। शक में पुलिस उसके घर पर आई एवं आते ही दरवाजा बंद कर उन्हें ताबड़तोड़ पीटना प्रारंभ कर दिया। थानेदार ने मेरी बीवी एवं इस 16 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। गुस्से में मेरे बड़े पुत्र ने, जो अभी किसी कार्य से शहर गया हुआ था, थानेदार का हाथ पकड़ लिया। थानेदार आग बबूला हो उठा। उसे जीप में डालकर थाने ले गया एवं पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सेठ ने उसे अच्छी रकम चढ़ा रखी थी। सौभाग्य से कुछ रोज पश्चात असली चोर पकड़े गए तो हमारी जान में जान आई। अगर असली चोर नहीं पकड़े जाते तो वो शायद मार मार कर उसे ही चोर बना देता। इस घटना के पश्चात मुझे जीवित समाज से घृणा हो गई। तब से मैं और मेरा परिवार यहीं शमशान में रहते हैं। उनकी कथा सुनकर मैं भीतर तक दहल गया। शाम अब गहराने लगी थी। लौटते हुए पक्षी पेड़ों पर आकर ट्यूं ट्यूं करने लगे थे। मेरे मन में भूत प्रेत पिशाचों के अनेक काल्पनिक डर बचपन से ही बैठे थे। मैंने डॉम से तुरंत फूल इकट्ठा कर देने को कहा। मेरे कहने पर भी वह निशंक अपना कार्य उसी गति से किए जा रहा था। करीब 10 मिनट में रोटियां सेकने का कार्य पूरा कर वो मेरे चाचा की चिता के समीप आया एवं धीरे धीरे अस्थियां चुनने लगा। कुछ देर में वहां छोटी छोटी अस्थियों की ढेरी लग गई। राख के भीतर से चुनकर उसने अत्यंत कौशल से ये अस्थियां निकाल ली एवं पोटली में बांधकर मेरे हवाले की। अस्थियां हाथ में लेते लेते मेरे आंसू बह गए। क्या मेरे चाचा मात्र इतने भर थे? क्या इतनी सी हड्डियों एवं राख भर मांस मज्जा का मालिक इंसान इतनी महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है? सचमुच इंसान कितना मूढ़ है। उस जीवन के लिए बदहवास दौड़ता है जो पानी के बुदबुदे की तरह क्षण भर में समाप्त हो जाता है। यकायक मैं चौंका। अब रात होने लगी थी। मैंने पर्स से निकालकर 100 रुपये डोम को दिए एवं तीव्र गति से चलने लगा। स्कूटर यहाँ से आधे किलोमीटर के फासले पर था। वहाँ से यहाँ तक जमीन ऊबड़ खाबड़ होने के कारण मैं पैदल ही चला आया था। मैं तेज गति से गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। सर्वत्र सन्नाटे पसरे थे। पक्षियों का शोर अब तक थम चुका था। तेज हवाएं साएं साएं करने लगी थी। शमशान की शांति एवं चुप्पी के बारे में पढ़ा सुना तो अनेक बार था, पर अनुभव पहली बार ही कर रहा था। चलते चलते मैं एक विचित्र भयावह कल्पना लोक में खो गया। तौफीक एवं पूरन का चेहरा एवं उनकी सुनाई कहानियां रह रह कर मेरे मस्तिष्क में नाचने लगी। मैंने कदम और तेज किए। यकायक एक दृश्य देखकर मैं सिहर उठा। सामने कुछ दूरी पर गहरे काले रंग एवं ठिगने कद का एक व्यक्ति खड़ा था। मैंने गौर से देखा। वह लंगड़ा कर चल रहा था एवं उसकी एड़ियां भी आड़ी टेढ़ी लग रही थी। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फासले पर होने के बावजूद उसकी चमकती हुई दंत पंक्ति स्पष्ट दिख रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। कहीं वह जॉटिंग तो नहीं? निश्चय ही वह जॉटिंग था। आज मरण तय था। काटो तो खून नहीं। हूबहू वही हुलिया
जो तौफीक ने वर्षों पूर्व बताया था। मेरी धड़कन बढ़ गई। क्यों चाचा के फूल लेने चला आया? अभी खुद के फूल बिखर जाएंगे। सोचते सोचते मैं ऊपर से नीचे तक पसीने में नहा गया। झॉटिंग अब मात्र 10 कदम की दूरी पर था। भय से मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। यकायक मैं संभला, उल्टा मुड़ा एवं जोर से चिल्लाया, डॉम बाबा, मुझे बचाओ। आश्चर्य, डॉम मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं घबरा गया। मैंने डरते डरते पूछा, आप यहां कैसे? मैं तुम्हारे पीछे ही था। तुम्हारे जाने के पश्चात मुझे लगा रात हो चली है, तुम रास्ता न भटक जाओ, अतः पीछे पीछे चला आया। लेकिन तुम इतना डरे हुए क्यों हो? बाबा, मुझे उस झटिंग से बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। अब तो मुझे मंत्र भी याद नहीं रहे। बदहवाश मैं चिल्लाने लगा। डॉम खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसते हंसते बोले, अरे वह तुझे क्या मारेगा? वो तो खुद अधमरा है। वो झॉटिंग नहीं है, वह तो मेरा वही बड़ा पुत्र है जिसे पुलिस ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। थानेदार ने गुस्से में इसकी दोनों टांगें तोड़ दी थी। मैंने मेरी क्षमताओं के अनुरूप इलाज भी करवाया, पर इस अभागे के पांव ऐसे ही रह गए। कहते कहते डॉम ने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझे सहारा दिया। मेरा झॉटिंग एवं उनका पुत्र अब सामने ही खड़ा था। मुझे देखकर वह कांपने लगा। उसे कांपते देख उसके पिता ने समझाया, डरो मत, ये तो बहुत सीधे एवं सज्जन हैं। शायद थानेदार से पिटाई के बाद वह हर अजनबी को देखकर कांप जाता था। क्षण भर के लिए मेरे पांव धरती से चिपक गए। साहस कर जाने लगा तो डॉम मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, जरा रुकना। मैं रुका तो करीब आकर कहने लगे, बेटा, अब कभी मत डरना। मैं इतने समय से शमशान में रहता हूं, मैंने कभी भूत प्रेत नहीं देखे। ऐसी बातें मात्र मन के कपोल कल्पित भय हैं। अगर वे हैं भी तो कभी किसी को नहीं सताते। असली भूत प्रेत पिशाच एवं जॉटिंग तो तुम्हारे जीवित समाज में हैं, जो कमजोर, बेबस एवं लाचार लोगों पर अकल्पनीय जुल्म करते हैं। हो सके तो उनसे सावधान रहना। यहां से तो तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। मैं तुम्हें अभय करता हूं। मेरे जीवन भर के भय क्षण भर में तिरोहित हो गए। चाचा के फूल हाथ में लिए मैं मंथर गति से स्कूटर की ओर बढ़ रहा था। धन्यवाद।